ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। HTML का ये 12th सेशन है और आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे एंटिटीज और एलिमेंट्स के बारे जो कि हमारे बॉडी सेक्शन में काम आते हैं। ओके, इन सबको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं हमारे VS कोड की तरफ। और यहाँ पे ये हमने बनाया था, पहले के कुछ प्रोग्राम्स थे, राइट। अमेजोन का फुटर वगैरह हमने बनाया था। तो मैं इन सबको फिलहाल क्लोज करता हूँ। ओके, और एक नया फाइल बना लेते हैं। पब्लिक फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया और हम यहाँ पे एक नया फाइल बना रहे हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, सपोज मैं demo.html नाम दे देता हूँ। ओके, और ये हमारा फाइल आ गया, राइट। इसे मैं डॉक टाइप वगैरह डिफाइन करने के लिए ये कर रहा हूँ। ये सब मैंने आपको बताया शॉर्टकट कैसे ये होता है। ओके, और साथ ही साथ जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का, उसमें बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ लोगों को और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उनके रिजल्ट के बेस पे उनको ईमेल कर दिया गया है सारी डिटेल्स। आप ईमेल आईडी वगैरह चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट कि ये क्या होता है, लाइन ब्रेक क्या होता है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि HTML जब हमारे वेब पेज को जो हम यहाँ पे बनाते हैं एडिटर पे, उस पर हम जो भी लिखते हैं HTML उसे कंटिन्यूअस वे में दिखाता है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि सपोज माय नेम इज सोनू, ओके, एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा। सपोज मैंने ऐसे लिखा। इतना लिखने के बाद अगर मैं इसे सेव करता हूं, ओके, एंड इसे हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ पे आ गया माय नेम इज सोनू, आई एम फ्रॉम ओडिशा। ये एक ही लाइन पे आया। इसमें लाइन ब्रेक का यूज करना पड़ता है हमें। ये बहुत ही छोटी चीज है, बट मैं इसे डिटेल्स में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले भी हमने यूज किया है, अभी भी हम यूज करेंगे। हमें टैग यूज करना पड़ता है, BR टैग, राइट। BR टैग हम यूज करते ही क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें ये नेक्स्ट लाइन में शो होता है। ओके, जहां हम BR यूज करेंगे वहां नेक्स्ट लाइन शो करेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक सेंटेंस के एंड में ही BR यूज करें, आप जहां चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे कि नेम के बाद अगर मैं BR यूज करता हूं तो नेम के बाद एक और लाइन आ जाएगा, राइट। इस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। इसका ज्यादा कुछ और इंप्लीमेंटेशन नहीं है। BR सिंपली आपको जो नेक्स्ट जितने कंटेंट होंगे उसे नेक्स्ट लाइन में शो करता है। ये इसका इतना सिंपल सा है। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, ओके, इस पे एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि BR में क्या फर्क है, BR क्लोज क्यों नहीं होता है, ओके, इसके एंड टेक्स्ट क्यों नहीं है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि BR एक वर्ड एलिमेंट होता है, एक वर्ड टैग होता है। वर्ड मतलब जो कि रिटर्न नहीं करता, जिसे जो खुद ही एंड कर सकता है अपने आप को, ओके, उसे वर्ड आप टैग कह सकते हैं। सो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी रहता है इसके रिलेटेड, मैं इसे डिस्कस कर देता हूं, यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, ओके, बिटवीन एक होता है BR टैग, राइट, एक होता है BR टैग। BR टैग में क्या डिफरेंस है, एंड बहुत से लोग यूज करते हैं एक BR पहले से क्लोज किया हुआ, एंड साथ ही साथ एक BR रहता है जो इस तरीके से क्लोज होता है, राइट। इसमें क्या डिफरेंस है, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, ओके, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है। तो इंटरव्यू में अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा BR टैग एक्चुअल में राइट है, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, तो उसका आंसर होता है कि हमेशा आपको ये BR टैग ही यूज करना चाहिए, राइट। ये BR टैग आपको यूज करना चाहिए क्योंकि BR टैग वर्ड है, ये अपने आप को क्लोज कर सकता है। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, या फिर एडिटर्स इसे भी क्यों यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम HTML में काम करते हैं तो जितने ब्राउजर्स हैं वो हमारे टैग्स को, ऐसे टैग्स को समझ लेते हैं, बट उन्हें ये टैग्स समझ में नहीं आते, ऐसे टैग्स समझ में नहीं आते। ओके, नॉर्मल जो टैग्स होता है उन्हें एडिटर्स समझते हैं, जो हमारे ब्राउजर से समझते हैं। बट एडिटर्स को क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे ये एक एडिटर है VS कोड पे, जब मैं काम कर रहा हूं तो ये VS कोड के एडिटर को कुछ जगह पे समझ में नहीं आएगा कि BR टैग ओपन तो हुआ बट क्लोज कहां हुआ, ओके, क्योंकि कुछ एडिटर्स जो होते हैं उनको एक्चुअल में नहीं पता होता है कि कौन से टैग वर्ड है, कौन से टैग को एंड करना है, कौन से टैग को एंड नहीं करना है, ओके। इसलिए एडिटर्स के कंफर्टेबल होने के लिए बहुत सारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो यूज कर देते हैं BR को, कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने फ्रॉम के बाद ओडिशा लिखा है, तो यहाँ पे या फिर एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई लाइक टीचिंग, सपोज। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ ये सब, इतना लिखा मैंने। तो इसके बाद देखिए मैं तीन अलग अलग आपको टेक्स्ट यूज करके दिखाता हूँ। एक हो गया ये टैग और एक पहले क्लोज वाला यूज किया जा रहा है, राइट। तो हम कुछ इस तरीके से इतने सारे टैग्स का हमने यूज किया। ओके, BR ये हो गया। तो
आप देख सकते हैं कि यहाँ एक टैग यूज हुआ है बीआर, यहाँ एक टैग यूज हुआ है बीआर, यहाँ एक टैग यूज हुआ है बीआर। ओके, इन सब का आउटपुट आपको सेम नजर आएगा, आउटपुट आपको सेम नजर आएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट सबका सेम है, काम क्या है, नेक्स्ट लाइन में शो करना कंटेंट इनका काम है। बट इनमें से जो वैलिड है वो है सिर्फ एक ही टैग, वो है ये वाला टैग। ओके, बीआर का जो सिंपल टैग है ये आपके लिए वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ये जो टैग्स हमने यूज किया है ये सारे के सारे हमने एडिटर्स को समझाने के लिए लिखा है कि हमने क्लोज कर दिया है इस टैग को, ये सेल्फ एंडिंग क्लोज है, ये बताने के लिए एडिटर को, ये जो वीएस कोड है ऐसे एडिटर को बताने के लिए हमने ये यूज किया। बट एक्चुअल में क्या होता है, बीआर ही यूज होता है। आपका जो ब्राउजर होता है वो इन सब चीजों को नहीं समझता, वो समझता है सिर्फ ये टैग को। ओके, एक बार देख लेते हैं इसको, इंस्पेक्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, होना चाहिए यहां। ओके, यहां देखिए ये हो गया आपका बॉडी पार्ट, इसे मैं एक्सपेंड करता हूं, यहां देखिए ये आ गया सारे के सारे बीआर टैग। यहां भी देखिए वही बीआर है, यहां भी वही बीआर टैग है और यहां पर भी सेम बीआर टैग है। आपने अलग अलग बीआर यहां पे यूज किया है बट वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गए हैं। प्रोग्रामिंग को जिस तरीके से हमारा ब्राउजर समझ रहा है वो अपने तरीके से उसे कन्वर्ट कर चुका है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारे बीआर टैग का। अगर आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आपको बोलना है कि ये वैलिड है और ये जो है ये इनवैलिड है। हालांकि ये एक्सेप्शन शो नहीं करता बट ये इनवैलिड है, और बहुत सारे प्रोग्रामर्स को ये लिखने की आदत है सिर्फ और सिर्फ एडिटर को समझाने के लिए। ओके, तो ये आपका लाइन ब्रेक का कॉन्सेप्ट यहां खत्म होता है। ओके, ठीक है, ब्लैंक स्पेस में जाता है। ब्लैंक स्पेस का एक और कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। देखिए ब्लैंक स्पेस में क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा, ओके ये बीआर्स वगैरह मैं हटा देता हूं, यहाँ पे ये हो गया। ओके, और यहाँ पे बीआर रहना चाहिए, 3 अलग अलग लाइन हमने लिखा है तो ठीक है। बट अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक ही आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ही नजर आ रहा है आपको। जो एक मिनट, फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए शायद। ओके, अब बेटर विजिबिलिटी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही स्पेस है, माई के बाद एक स्पेस है, नेम के आगे, राइट, ये एक स्पेस आ गया, उसके बाद नेम के बाद भी एक स्पेस आ गया, सभी जगह पे एक एक स्पेस है। क्या होता है अगर मुझे मल्टीपल स्पेसेस देने की जरूरत है, या फिर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि ये काफी दूर में है, इस तरीके से जो है बहुत सारे स्पेसेस बीच में रहे और मुझे शो करे। मैं इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस से, अब मैं जाकर के आउटपुट देखता हूं, आउटपुट क्या आ रहा है, नो चेंजेस। ओके, मैं इसे रिफ्रेश किया, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ब्राउजर हमेशा क्या करता है, एक स्पेस के सिवा अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो वो उसे ट्रंकेट कर देता है, उसे हटा देता है, रिमूव कर देता है। ओके, उसे वो इग्नोर करता है, बिल्कुल भी उसे ऐड नहीं करता हमारे प्रोग्राम में। ये ब्राउजर का जो है एक तरीके का तरीका है काम करने का। ओके, तो हमें उसे समझाना पड़ता है कि हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए। ये जो स्पेस है वो उसे ब्रेक कर रहा है यहाँ पे। ओके, ये स्पेस को वो हटा रहा है, सिर्फ बाय डिफॉल्ट एक ही स्पेस देगा, सिंगल स्पेस। ओके, सिंगल स्पेस देगा, यहां से यहां जो है एक सिंगल स्पेस है, उसके बाद फिर से कैरेक्टर या फिर आपका जो वर्ड है, वेरिएबल है, जो भी है, आप एक सिंगल स्पेस में रख सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर आपको एक से ज्यादा स्पेस देने की जरूरत पड़ रही है तो आपको एक अलग सा यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने आपको रॉ डेटा में समझाया था, वहां पे कॉपीराइट के जैसे हम यूज करते हैं, सेम यहाँ पे भी नॉन ब्रेकेबल स्पेस आपको देना पड़ेगा। जैसे उसको हम क्या यूज करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एंड जो हमारा होता है, राइट, और नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ओके, NBSP कॉलन अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे एक और स्पेस मेरा ऐड हो जाता है। मैं आप इसे आउटपुट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, यहाँ देखिए ये एक स्पेस है और उसके बाद ये एक स्पेस है। ओके, ये 3 स्पेस यहाँ पे हो गए, शायद मैंने 2 स्पेस दे दिया होगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्पेसेस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये एक स्पेस रहा, राइट, और उसके बाद ये एक स्पेस रहा, और उसके बाद इसके बाद भी एक स्पेस है, इसलिए ये 3 स्पेस यहाँ पे काउंट कर रहा है। इसे अगर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं तो देखिए इसे सेव करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एक स्पेस कम जाएगा, राइट, एक स्पेस यहाँ पे कम जाएगा। ये एक स्पेस हुआ, उसके बाद दूसरा स्पेस, राइट, ये सिर्फ एक स्पेस हुआ, दूसरा स्पेस, 3 से हट गया। अगर आपको चाहिए और भी स्पेसेस, ओके, क्योंकि वहां पे एक स्पेस तो अलाउ था, इसके बाद एक स्पेस तो अलाउ है, अभी देखिए 3 स्पेस आ जाएगा, राइट, यहाँ पे 3 स्पेस आ जाएगा, एक हुआ ये स्पेस, एक हुआ ये और एक हुआ ये, 3 स्पेस आ गए। बट इसके बाद अगर मुझे ज्यादा स्पेसेस की जरूरत है, मैं इसे सिर्फ स्पेस बार अगर क्लिक करता जाता हूं, ओके, और यहाँ पे मैं जाकर के रिफ्रेश करता हूं तो देखिए यहाँ पे बस बाय डिफॉल्ट 3 ही स्पेस है, एक NBSP यूज करने से पहले और दूसरा स्पेस आया खुद NBSP का एक स्पेस, ये पहले वाला स्पेस है, ये यूज करने का स्पेस है, और उसके बाद एक स्पेस जो बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है
वो हुआ, मगर उसके बाद हमने जो बहुत सारे स्पेसेस दिए हैं वो काउंट नहीं हो रहा है। अगर इसे हमें काउंट करना है तो क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको इसे मल्टीपल टाइम यूज करना है, आपको जितने स्पेसेस चाहिए और स्पेस आपको मिलता जाएगा, राइट। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो बहुत सारे स्पेसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ये देखिए बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 आप जितने मेंशन करेंगे उस तरीके से आएगा। ओके, इसे कहते हैं नॉन ब्रेकेबल स्पेस। तो इन सब चीजों को आप इस तरीके से यूज करेंगे, आगे जाकर के इनका यूज होगा। हालांकि हम इसे CSS के थ्रू से भी बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसमें का, ये कॉन्सेप्ट था आपका ब्लैंक स्पेस का, NBSP। इसके रिलेटेड मैं आपको एक टास्क दूंगा, ये याद रखिएगा। ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग का 3 नंबर पॉइंट में, जो होता है कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। ये सब मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो होगा ये 12 सेशन है। 13 नंबर सेशन में इसके जितने बॉडी में जितने सेक्शंस यूज हो रहे हैं, जितने भी एलिमेंट, जितने भी एंटिटीज यूज हो रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में सब क्लियर हो जाएगा। और 14 नंबर सेशन में हम वेब पेज डिजाइन करेंगे जिसमें कि इन सारी चीजों को यूज करना है। ओके, बहुत से जगह पे हमने पहले भी ब्रेक यूज किया है, बहुत से जगह पे मैंने शायद NBSP भी यूज किया होगा, बट ये जो चीजें हैं जैसे कि कोड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टाइटल्स हमने अलग अलग टाइटल्स हमने सिर्फ दिया है, हमारे जो टैब हैं या फिर टाइटल बार है उसके लिए टाइटल दिया, बट अलग अलग जगह पे हम पर्टिकुलरली दे सकते हैं टाइटल। इन सब चीजों को आज डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में भी ये जो आज 8 पॉइंट्स हैं इसमें और भी ऐड होंगे। आज जितना कवर करना है सिर्फ मैंने उतना ही मेंशन किया। नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। उसके बाद ओके 14 नंबर सेशन में हम वेब पेज बनाएंगे जिनमें इन सब चीजों का इंप्लीमेंटेशन होगा, इसलिए मैं ये बैकग्राउंड को प्रिपेयर कर रहा हूं। ओके, ठीक है। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जाते हैं। अभी तो हम समझ गए ब्लैंक स्पेस कैसे काम आ रहा है और नॉन ब्रेकेबल स्पेस देकर के आ रहा है। ओके, NBSP जो होता है यहाँ पे बेटर होगा, मैं लिख देता हूं। आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, एंड NBSP नॉन ब्रेकेबल स्पेस होता है ये। ओके, ये एक स्पेस के लिए काम आएगा। ओके, ठीक है। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट में जाता है। प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या होता है, इसका यूज हम लोग काफी ज्यादा करने वाले हैं आगे जाके। ओके, ये काफी ज्यादा यूज होता है, टाइम बचाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है। देखते हैं ये चीज क्या है। ठीक है, NBSP को मैं यहां से हटा रहा हूं। ओके, अब ये जो यहां पे आपको BR टैग यूज किया गया है, ये BR टैग को मैं यहां से हटा देता हूं। ये BR टैग हट गया, यहां से ये BR टैग हट गया। ओके, अब इसे मैं सेव करता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, आपको पता है आउटपुट हमेशा एक लाइन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने इसे जूम कर रखा है इसलिए सेकंड आ रहा है। ओके, ठीक है। अब देखिए ये 200% जूम में है आपके बेटर विजिबिलिटी के लिए वजह से। ओके, सो ये एक लाइन में इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं चाहूं कि जिस तरीके से इसे यहां लिखा गया है एडिटर में, जैसा आपने लिखा है वैसा ही शो करे और हमें कोई स्पेस या किसी तरीके का लाइन ब्रेक यूज नहीं करना है, तो हमें इसे एक प्री टैग के अंदर रखना होगा। किसके अंदर रखना होगा, प्री टैग के अंदर। अगर प्री टैग के अंदर मैं रख देता हूं, सेव कर देता हूं, आउटपुट क्या आ जाएगा, प्री फॉर्मेटेड आ जाएगा। क्या आएगा, प्री फॉर्मेटेड आएगा। इट मींस प्री मतलब जिस तरीके से मैंने हमारे एडिटर में लिखा है मुझे आउटपुट भी उसी फॉर्मेट में चाहिए। ये प्री का मतलब क्या होता है, प्री फॉर्मेटेड। ये फॉर्मेट करके हमने लिखा है, राइट। अगर मैं इसे चाहूं तो यहाँ पे स्पेस दे सकता हूं, ये बहुत सारे स्पेस दे दिए मैंने, राइट। इस तरीके से किया, मैं यहाँ स्पेस दे दिया, यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे भी स्पेस ले लिया बहुत सारा। तो इसका मतलब क्या होता है, आपके पास समय कम है, आप इसे एक एक लाइन करके कहाँ BR यूज करना है, कहाँ स्पेस देनी, कुछ करना, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते, राइट। तो आप चाहते हैं कि आप एडिटर में सिंपली आप एंटर की यूज करके या टैब यूज करके इन सब चीजों को अलग अलग जगह पे लिखना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं। इन सब को लिखने के बाद आप चाहते हैं कि मैंने एडिटर में जैसे लिखा है वैसे ही मुझे ब्राउजर में शो करे, क्योंकि ब्राउजर का क्या होता है, ब्राउजर का फितरत है कि आप वो सारी चीजों को कंटिन्यूअस वे में दिखा रहे हैं। ओके, ब्राउजर का ऐसा होता है, वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। बट आप चाहते हैं कि मैंने जैसे एडिटर में लिखा है, जैसे MS वर्ड वगैरह में हम डिजाइन करते हैं, सपोज ये तो 2-3 लाइन है तो आप कर भी लेंगे। MS वर्ड में आपने कुछ बना रखा है या प्रेजेंटेशन फाइल है जिसको आपने पहले से ही फॉर्मेट करके वहां रखा है और वो काफी खूबसूरत तरीके से फॉर्मेटेड है। आप चाहते हैं कि उसी फॉर्मेट को आप दिखाना चाहते हैं अपने वेब ब्राउजर में या वेब पेज में शो करना चाहते हैं, और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक एक लाइन को अलाइन करें, कहां स्पेस दे, कहां ब्रेक करें, इन सब चीजों को नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक टैग यूज करेंगे, प्री टैग यूज करेंगे। प्री टैग के अंदर आप जितनी चीजें रखेंगे वो जिस तरीके से आप एडिटर में लिखे होंगे ठीक उसी तरीके से आपको वो आपके आउटपुट में भी शो करेगा। ओके, तो ये हो गया प्री टैग का। ये बहुत ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये इन चीजों के पीछे हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, बट इसे हम जब यूज करेंगे धीरे धीरे तब आपको समझ आता जाएगा। थियरी में इतना ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो हमको समझ में आ ही जाएगा। ओके, टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट यार कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, ये ग्रामर को आप मत देखिए, आप कंटेक्ट को देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है, ये प्री टैग का यूज हुआ। उसके बाद क्या पॉइंट है, उसके बाद है कोड। ये क्या होता है,
ओके इसका इस्तेमाल हम लोग काफी ज्यादा करेंगे अगर हम कोड इंप्लीमेंट कर रहे हैं या हमारे वेब पेज में कोड दिखा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स आप देखे होंगे जहां पे कोड शो होता है, राइट। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहां पे वो छोटा सा एक ब्लॉक होगा, वहां पे कोड शो करेंगे, तो उनका फॉन्ट, उनका स्टाइल, उनका बैकग्राउंड वगैरह अलग होता है, बाकी सारे नॉर्मल टेक्स्ट का बैकग्राउंड अलग होता है। ओके वो कोड को आप कॉपी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पिक्चर है कि वहां पेस्ट कर दिए, उसे आप कॉपी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके तो उस तरीके को कैसे डिजाइन किया, ये जो कोड टैग है ये इसीलिए काम आता है। ये किस लिए काम आता है, ये आपके ब्राउजर को बता रहा है कि ये जो एरिया है इसके अंदर मैंने कोड लिखा है। ओके इसके अंदर मैंने कोड लिखा है, और कोड जो रिलेटेड होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड होता है, वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं होता। तो नॉर्मल टेक्स्ट में जो फॉन्ट, जो स्टाइल यूज किया जाता है वो प्री डिफाइंड है कोड के लिए अलग स्टाइल में। ओके कोड का अलग स्टाइल आएगा, अलग फॉन्ट आएगा, वो देखते हैं हम किस तरीके से यूज होगा। ओके ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं, यहां से प्री को मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया। ओके ये एक्चुअली ये पूरा का पूरा हटा देते हैं। यहां एक्चुअल में कोड है तो कोड जैसा कुछ लिख के देखते हैं, जैसे कि सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूं। ओके ये क्या है आपको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। ओके एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, ये बेहतर होगा, आपके फैमिलियर लैंग्वेज को मैं यूज करता हूं। सपोज सी लैंग्वेज बहुत से लोगों को पता होता है, तो मैं यहाँ पे सी यूज करता हूं, जैसे कि हैज इंक्लूड stdio.h। ओके stdio.h। ओके इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा और उसे कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। ओके stdio.h ये इसे टैग की वजह से टैग की तरह ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओके stdio.h, उसके बाद void main या कुछ भी आप लिख सकते हैं, void main मैंने लिखा, और मैं यहाँ से कर्ली ब्रेस ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ printf। ये फंक्शन काम नहीं आएगा, बस दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। ओके और दिस इज कोड टैग सपोज। ओके दिस इज कोड टैग। इतना लिखने के बाद अगर हम इसे आउटपुट देखना चाहते हैं तो कैसे आएगा आउटपुट, ये देखिए ये एक लाइन में फिर से आउटपुट आ गया। बट हमने लिखा कैसे, हमने लिखा है इस तरीके से, राइट, हमने लिखा है इस तरीके से, बट वो ऐसा। तो आप कहेंगे कि सर इसे तो हम यूज करने के लिए अभी अभी हमने पढ़ा, हम चाहें तो ये पूरा का पूरा प्री के अंदर लिख सकते हैं, राइट। अगर हम लोग प्री के अंदर लिखते हैं तो जैसा था वैसा आ जाएगा। ओके ये हो गया प्री के अंदर, और प्री के अंदर लिखने के बाद आपका जो है इस तरीके से आ गया, दैट्स राइट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए हैज इंक्लूड के बाद stdio.h गायब हो चुका है। हालांकि वो इसका मेन मुद्दा नहीं, कहने का मतलब यह है कि आप किसी चीज को दिखाने के लिए बहुत तरीके से कर सकते हैं, वो दिखेगा वैसे ही जैसे आप उसे बनाएंगे, बट एक्चुअल में इंजन उसे नहीं समझेगा। सर्च इंजन के लिए हमें फ्रेंडली बनाना है, SEO फ्रेंडली बनाना है वेब पेज को, वो सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि आपने बहुत अच्छा सा वेबसाइट बना लिया, काफी यूजफुल है, बट वो SEO फ्रेंडली नहीं है, सर्च इंजन उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा है, सही जगह पे उसके कंटेंट को शो नहीं कर पा रहा है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक वेब डेवलपर के लिए। ओके तो यहाँ पे हम जो ये बनाए हैं, ओके हमने जो ये प्री का यूज किया है, प्री ज्यादातर आपको 90% केस में सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ और बाकी सब चीजें जैसे हैं उसे उसी के तरीके से शो करने के लिए यूज करना है। कोड अगर आपने कहीं लिखा है तो कोड के लिए सेपरेट एक सेपरेट आपको एक दिया गया है टैग, आप उसे यूज कीजिए, उससे आपके प्रोग्रामिंग को, उसके आपसे जो SEO है उसे काफी मदद मिलेगी। इस रिलेटेड कोड इस वेब पेज में अवेलेबल है। आप जब गूगल में जाते हैं किसी तरीके का कोड सर्च करते हैं तो वो कोड जिस कंप्यूटर में या जिस वेबसाइट में अवेलेबल रहता है वो वेबसाइट सबसे पहले आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आप कोड सर्च कर रहे हैं, ये अगर इंजन को पता चलेगा तो वो कंटेंट को पैराग्राफ के साथ मैच थोड़ी ना करेगा, वो कोड के साथ मैच करेगा, और जिस कोड में मैच हो गया उस वेबसाइट को वो पहले शो करने की कोशिश करेगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको मेंटेन करनी है। हम चाहें तो इसे पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं, प्री के अंदर लिख सकते हैं, स्पैन के अंदर लिख सकते हैं, ओके बहुत सारी चीजें, टाइटल में आप लिख सकते हैं, हेडिंग में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक्चुअल में जो सही तरीका होता है, जो रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, उसे फॉलो करना ही एक एक्चुअल में डेवलपर का क्वालिटी होता है। ओके तो हम इसे किसके अंदर लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे कोड के अंदर। ओके कोड के अंदर लिखेंगे, ये लिख दिया कोड के अंदर। अब मैं प्री को हटा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम आएगा देखते हैं। ओके ये प्री को मैंने हटा दिया और मैंने लिख दिया किसके अंदर, कोड के अंदर मैंने लिखा, राइट। ये मैंने लिख दिया कोड के अंदर, मैं सेव कर दिया और हम देखते हैं इसका आउटपुट। अब देखिए सेम चीजें आ रही है, बट यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे आ रहा है इस तरीके से, एक लाइन में आ रहा है, राइट, एक लाइन में आ रहा है। तो आपने सीखा आपको क्या करना है, कोड तो लिख दिया, अब आपने सर्च इंजन को बता दिया, आप सर्च इंजन को बता दिया कि ये जो एरिया है ये कोड के अंदर जो मैंने लिखा है वो कोड है, बट जैसे मैंने लिखा है वैसे ही शो हो,
ये बताने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्री यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, प्री यूज करना पड़ेगा। इसलिए कोड से पहले मैंने आपको क्या बताया, प्री का बताया कि प्री वो दिखाएगा जैसे आप रखे हैं, जैसे आप लिखे हैं। तो आपने ऐसा लिखा है, ये आपको इस फॉर्मेट में कौन शो कराएगा, प्री शो कराएगा। लेकिन आपने जो लिखा है वो नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, वो कोडिंग है। ये वेब ब्राउजर को कौन बताएगा, आपका कोड टैग बताएगा। तो यहां पे हम एक काम के लिए दो अलग अलग टैग्स का यूज कर रहे हैं। पहला हो गया प्री टैग, जो कि आपको इसी फॉर्मेट में शो करेगा, इसी अलाइनमेंट में शो करेगा। ये ऐसे ही स्पेस आएंगे, ऐसे ही न्यू लाइंस आएंगे। बट ये जो चीजें लिखी गई हैं ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये कोड है। कौन बताएगा, कोड वाला टैग बताएगा। तो ये दोनों का अगर आप यूज करते हैं तो एक्चुअल में कोड वाले फॉर्मेट में यहां पे आ जाता है। ओके, बट एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे, यहां पे हैज इंक्लूड तो है मगर stdio.h गायब हो चुका है। क्यों गायब हो गया है, क्योंकि हमने यहां पे देखा इसे कि ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर जो है एंगल ब्रैकेट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट कहते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हम लिखते हैं उसे हमारा HTML क्या समझता है, ये एक टैग है। क्योंकि देखिए टैग्स को हमने इसी तरीके से लिखा है, सारे टैग्स को, राइट। तो ये भी एक टैग है, समझ रहा हो। टैग थोड़ी ना शो होता है, टैग तो यूज किया जाता है किस तरीके से कंटेंट को शो करना है, इसलिए, राइट। तो हम यहां क्या करेंगे, stdio.h को शो करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो यहां पे देखिए क्या होगा, stdio.h को शो करने के लिए मुझे ये हटाना है यहां से, और मैं यहां पे लिख दूंगा एंड, और ये LT कॉलन एंड, यहां पे जाकर के मुझे लिखना है ये GT। ओके, GT कॉल एंड लगेगा यहां, ठीक है। इतना करके सेव करते हैं। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। यहां पे क्या आ गया, लेस देन आ गया और ग्रेटर देन आ गया। हालांकि मैंने एक स्पेस दिया तो एक स्पेस भी यहां पे काउंट हो गया। आप वो स्पेस वगैरह को हटा सकते हैं यहाँ पे, राइट। ये हम सेव कर दिए, और अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, stdio.h आ गया। ओके, ये जो चीजें हैं ये मैं आपको धीरे धीरे यूज होगा तो बताऊंगा, वरना इसके बहुत लंबे लंबे चैट्स हैं। ओके, जैसे NBS पे एक यूज किया गया, कॉपीराइट के लिए अलग से यूज होता है, इंडियन करेंसी के लिए अलग से यूज होता है। जो जो चीजें फैमिलियर तरीके से यूज हो रहे हैं प्रोग्रामिंग के दरमियान, अगर उसे लॉन्च किया जाए तो वो आपके लिए लाइटली रहेगा। और अलग से टास्क दे दिया जाएगा बच्चों की तरह की, ये लेफ्ट साइड में टैग्स हैं और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसका ये यूज होता है डिस्क्रिप्शन। तो वो रट्टा लगाने वाला मत करना। ओके, यूज करते करते आदत हो जाएगी, उसका चिंता मत कीजिए आप। और खास करके W3 स्कूल या फिर जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इन सब जगह से आप बेसिक चीजों को सीख सकते हैं। ओके, आप बिगिनिंग में अगर सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो वेबसाइट जो है ज्यादातर बनाए गए हैं स्कूलिंग के लिए, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो लोग स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उनके लिए ठीक है, बट एक्चुअल में एक वेब डेवलपर उन सब चीजों से वो जो नॉलेज है उसके हिसाब से पूरा वेब डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते। वो थ्योरेटिकल पार्ट है। ओके, कुछ जगह पे आपको प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा दिखेगा, बट उसके बेस पे आप सारी चीजों को डिजाइन नहीं कर सकते। वो जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहे हैं बाबा आदम के जमाने का, वहां का जो पैटर्न है वही चलता आया है। तो उसके यूज से आप कभी भी रियल टाइम में प्रोजेक्ट डेवलप करते समय उसका फायदा नहीं उठा सकते। बेसिक में बिगिनिंग में चलेगा, बट रियल टाइम में आपको अपडेट होना पड़ेगा। और जो अपडेट हो रहा है वो चीजें मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपडेटेड हैं। ओके, ये जो टाइटल्स वगैरह है ये इसके लिए पहले एक्रोनिम्स वगैरह यूज होता था, और अभी भी आप अगर W3 स्कूल या ट्यूटोरियल पॉइंट्स ऐसे जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स हैं सिखाने के लिए HTML वगैरह, वो लोग अभी भी उन सब चीजों को यूज कर रहे हैं। बट जब आप जाएंगे प्रोजेक्ट में, ओके, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, आप समझिए। आप किसी कंपनी को जाते हैं, वहां काम कर रहे हैं, आपके आसपास आपके कुलीग्स हैं, और वहां पे आप उस तरीके को, उस वे को, उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं जो पिछले 10 या 15 साल पहले फॉलो किया जाता था। तो वहीं से पता चल जाता है कि आपका पकड़ कैसे है टेक्नोलॉजी में, आज कितने अपडेटेड हैं। ओके, जो चीज अपडेट होकर के आता है ना, वो पुराने वाले चीजों से बेहतर होकर के आता है, वरना अपडेट की क्या जरूरत है अगर कोई चीज पूरी तरीके से कंप्लीट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी हम जिस जनरेशन में है या जो टेक्नोलॉजी यूज करें वही सबसे लास्ट है। टेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि वो हर दिन बदलता रहता है, राइट। हम जो अभी यूज कर रहे हैं ये भी एक पुराना टेक्नोलॉजी बन जाएगा एक समय के बाद। अगर आप इसी को पकड़ के बैठेंगे, जो मैं आपको आज को पढ़ा रहा हूं, ये आज के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं वो ठीक है, 10 साल बाद अगर जो स्टूडेंट्स आकर के इस वीडियो को देखें उनको फील होगा यार ये कब की बात कर रहे हैं, इतना पुराना कैसे, क्योंकि तब फ्रेमवर्क्स इतने डेवलप हो चुके होंगे कि आपको पता नहीं शायद क्लिक भी ना करना पड़े, राइट। तो उन सब चीजों को हमें समझना होगा और टाइम के साथ अपडेट होना पड़ेगा।
तो ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे टाइटल्स और टैग्स सर ने अलग से यूज किया जबकि बड़े बड़े वेबसाइट में अलग यूज किया गया। सर वेबसाइट बनाने के बाद ना उसे छोड़ दिया जाता है, अपडेट नहीं किया जाता, बहुत कम अपडेट होता है, राइट। बट जो रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं उनको पता होता है रोजमर्रा के दिन में क्या अपडेट हो रहा है। ओके एनीवे, तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोड यूज किया जाता है। तो कोड क्या कर रहा है, हमारे टेक्स्ट और फॉर्मेट वगैरह सब चेंज होकर के आते हैं। मैं आपको इसका डिफरेंस दिखाने के लिए एक और यहाँ पे यूज करते हैं। एक जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। ओके, और इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज कोडिंग टेक्स्ट। तो आपको पता चलेगा डिफरेंस कि इनका फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज होता है। हालांकि ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आप ध्यान से इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे जो फॉन्ट यूज किया गया है, जो स्टाइल यूज किया गया है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस स्टाइल। ओके, ये भी एक पैराग्राफ है और ये भी एक पैराग्राफ है, बस एक ही वर्ड का यहाँ पे चेंजेस है। यहाँ पे कोडिंग यूज किया गया और यहाँ पे नॉर्मल जो है यूज किया गया, बट बाकी की सारी चीजें सेम है। मगर फिर भी देखिए इनका टेक्स्ट का स्टाइल और इनके टेक्स्ट का स्टाइल में डिफरेंस जरूर है। ओके, आप इसे अलग तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ओके, CSS यूज कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कोड यहाँ पे आपने यूज किया है ना, तो आप हेड पार्ट में जाइए, स्टाइल वगैरह ऑन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ गया और स्टाइल टैग मैंने यूज किया, राइट। स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पे कोड और कोड के अंदर मैं यहाँ पे सपोज इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो कलर मैं रेड कर देता हूँ। ओके, बस दिखाने के लिए आपको, हालांकि ये काफी वाहियात लगेगा। हाँ, रेड कलर मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। कोडिंग को ज्यादातर हम लोग अलग अलग टेक्स्ट फॉर्मेट में रखते हैं, तो ये इस तरीके से आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं टाइम टेकिंग होगा, उन सब चीजों को नहीं बताऊंगा। आप बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे, ओके, ये सारी चीजें, जैसे मैं ग्रे कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रे कर दिया। और ज्यादातर लोग पसंद करते हैं इसे ग्रीन कलर में कोडिंग रहे तो ज्यादा अच्छा दिखता है। और बैकग्राउंड कलर को ग्रे ना करके हम इसे डायरेक्ट ब्लैक कर देते हैं तो थोड़ा सा खूबसूरत ज्यादा लगेगा। ठीक है, ओके, ये हो गया सर। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसे आप विड्थ वगैरह यहाँ कंट्रोल कर दीजिए। जैसे कि इसका विड्थ हम डिफाइन करते हैं, सपोज 300 पिक्सल। ये सब चीजें प्रैक्टिस है, इसे मैं बार बार बताऊं ना तो बस टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं, राइट। क्या हो गया, width 300 पिक्सल, 300 से ज्यादा कवर हो रहा है शायद। ओके, और क्या करें, हाइट वगैरह दे सकते हैं, राइट। हाइट दे दिए सपोज 500 का। ये मैं इसे कर देता हूँ सुमो, ठीक है। ओके, इसे आप चेंज करते रहिएगा। इसे फिलहाल मैं यहाँ बंद करते हैं। आपको जो मेन चीजें हैं वो पीछे हट रह जाएंगी, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो बेहतर होगा कि जो जरूरी है उसे हम कवर करें, क्योंकि स्टाइल तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो चाहे वो स्टाइल अप्लाई करते रहिए, कभी कोई कलर, ये कलर, वो कलर जो मैच करता है। ओके, तो कोड एरिया में क्या होता है, फंट और स्टाइल दोनों चेंज हो जाते हैं और आप चाहें तो उस फंट को कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें कोड में होती है, बट एक्चुअल में ये कोड यूज करने का असल में जो मकसद होता है वो ये होता है कि SEO को बताया जाए, जो मतलब जो इंजन है उसे बताया जाए कि ये एरिया है कोड का एरिया, और ये कोड अगर किसी यूजर के इनपुट के साथ मैच करता है तो आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, ठीक है। वेरिएबल पे आते हैं। वेरिएबल क्या होता है, ये सारे एक एक टैग्स ही हैं। ओके, ये सारे एक एक टैग्स हैं जो मैंने अभी तक बताया है। वेरिएबल क्या यूज होता है, बहुत सारे इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कोर जावा पे मैंने बताया है, ओरेकल पे मैंने बताया, यहाँ तक कि HTML भी बहुत जगह बात की गई है। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जो कंटेंट को अपने अंदर रखता है, एक वैल्यू रखता है अपने अंदर, वेरिएबल। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से जो पॉपुलर वे है वो कुछ इस तरीके का है। इन सब चीजों को मैं हटा रहा हूं फिलहाल। यहाँ पे मैं लिख दिया वेरिएबल को, वेरिएबल का होता है वेर, और यहाँ पे सपोज यूजर नेम इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नाम, और ये हो गया। ओके, तो ये वेरिएबल एक यूज किया गया है, और ये जो वेरिएबल है, ओके, यहाँ पे ये है उसका वैल्यू। ओके, सोनू जो लिखा गया ये उसका वैल्यू है, और ये जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का नाम है यूजर नेम, और ये वेरिएबल टाइप। ओके, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसका नाम दिया हमने यूजर नेम, और उसे हमने जो वैल्यू दिया वो है सोनू। ओके, ठीक है।
अब हम चाहेंगे कि ये अलग अलग तरीके से शो हो। एक और वेरिएबल मैं ले लेता हूं, ओके, और इसको मैंने दे देता हूं ईमेल, और ईमेल देने के बाद मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी असाइन कर देता हूं, जैसे कि आप लोगों के लिए sksoffficeuse@gmail.com, ये तो है अपना ईमेल आईडी, राइट। तो इसे मैं यहाँ पे दे दिया ये वैल्यू, ओके, ये हो गया वैल्यू। ओके, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए ये आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट कुछ इस तरीके से सेम लाइन में आ रहा है। अब हम चाहते हैं इसके बाद दे देते हैं एक br, ओके। अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में आ गया। बट ये जो वेरिएबल है ये अभी तक आप इसे इस फॉर्मेट में अगर लिखते हैं तो इनकम्प्लीट रहता है। आप वेरिएबल को सिर्फ वेर टैग के अंदर अगर लिख दिए तो देखिए इसका किस तरीके से चेंजेस आ जाता है। अब देखिए ये अलग से इटैलिक फॉर्मेट में आ गया, राइट। राइट साइड को थोड़ा सा टाइल हो गया, यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, और ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे भी देखिए ईमेल भी एक वेरिएबल है, बट ये जो है ये चेंज होकर के अलग तरीके से आ चुका है। ये काफी ज्यादा यूज होता है जब हम किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे अगर मैं फिर से ये जो ईमेल है इसे भी वेरिएबल के अंदर लिखता हूँ, var टैग के अंदर लिखता हूं, तो इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, इस तरीके से आ गया। अब मैं इनको अगर शो कराना चाहता हूं कि मैंने कौन कौन से वेरिएबल यूज किए हैं, तो फिर से मैं वो स्टाइल वगैरह यूज कर सकता हूं, राइट। यहाँ पे मैं गया और स्टाइल अगर मुझे यूज करना है तो मैं ये कर दिया स्टाइल, और इसके अंदर मैं वेरिएबल, राइट, तो वेरिएबल यहाँ पे किया, और इसका जो कलर है मैं चेंज कर देता हूं। सपोज ये कलर हमने यहाँ पे कलर मैं दे देता हूं, और कलर में दे दिया सपोज रेड। तो ये देखिए क्या आ गया, यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका रेड कलर में आ गया, राइट। इससे क्या होगा, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं समझ में आएंगे। और ये इसलिए लिखा जा रहा है, ये टैग अलग से इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हम इंजन को बता पाए कि हमने अलग अलग तरीके से सारी चीजों को लिखा है, एक तरीके से मिक्स नहीं किए। स्टार्टिंग में ही मैंने, जब स्टार्टिंग HTML का सेशन चल रहा था, शायद फर्स्ट या सेकंड थर्ड सेशन में मैंने बता दिया था कि हम पहले के तरीके से, पहले टेबल फॉर्मेट में बनते थे, राइट। सारे के सारे जो वेब पेज है वो टेबल फॉर्मेट में बनते थे। कौन सा फोटो कब लोड हो रहा है, कौन सा टेक्स्ट पहले आ रहा है, एनिमेशन कैसे हो रहा है, उसका कोई रंग ढंग नहीं था, उसमें कोई भी एक लॉजिक नहीं था, एक तरीका नहीं था, राइट। एक ऑर्डर में काम नहीं करता था। बट जब से हमने फिर ये सब टैग्स निकाले, एट्रीब्यूट्स निकाले, एलिमेंट्स निकाले, इनका यूज करके हम बहुत अच्छे से ऐसा वेबसाइट बना पा रहे हैं जहां पर कि वेबसाइट को खुद को पता चल रहा है कि हाँ इस चीज के लिए ये बना हुआ है, ये इसका पार्ट है, वो उसका पार्ट है, इसे यहां शो करना है, इसे पहले लोड करना है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ओके। तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं, आगे जाकर के इसका यूज और भी ज्यादा। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ये जो वेरिएबल टैग था उससे हम क्या यूज कर रहे हैं, एक अलग अलग वेरिएबल को हम लोग नाम वगैरह देते हैं और उसमें अलग अलग वैल्यू रखते हैं, और जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल का नाम वगैरह हम शो नहीं करते हैं, इसलिए ही हम उसे अलग से टैग में रखते हैं, और उस टैग का यूज करके हम उसे बहुत अलग अलग तरीके का कस्टमाइजेशन दे सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं टाइटल्स में, ओके। टाइटल्स क्या है, टाइटल्स हम लोग पहले देखें, यहां देखिए एक टाइटल यूज हुआ होगा, मेरे ख्याल से होना चाहिए, हाँ, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा है ये टाइटल कहां पे शो करता है सर, ये ऊपर टॉप में लिखा गया, राइट। इसके बारे में भी हमने पढ़ा, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि इसे हम लिख दिए माई वेब पेज, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। माई वेब पेज अगर आप लिखते हैं तो ये इस तरीके से ही शो करेगा आपके वेब पेज में, ये आ गया वेब पेज। बट ये जो टाइटल है ये डिफरेंट है, और हम जो बॉडी में यूज करेंगे वो डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पे जितनी चीजें यूज की गई हैं, देखिए ये सारे के सारे हेड के अंदर यूज किया गया है, राइट। और हम जो आज सीख रहे हैं वो सारे के सारे बॉडी के अंदर यूज हो रहे हैं। तो बॉडी के अंदर जो टाइटल यूज किया जा रहा है वो क्या है देखते हैं, ओके। तो मैं यहां से हटा रहा हूं इन्हें, इन सब चीजों को, ओके। और यहां पे मैं आ गया बॉडी में, और यहां पे मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूं, और वो पैराग्राफ मैं सपोज एक डिवीजन में या स्पैन में लिखता हूं। एक स्पैन में मैं लिख रहा हूं, स्पैन क्या है, कैसा है, इन सब चीजों के बारे में हम पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ओके, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं स्पैन को अभी हटा के नॉर्मल एक लिख देता हूं कि दिस इज माई फर्स्ट वेबसाइट, या ऐसा कुछ आप लिख दिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सिंपल तरीके से एक लाइन में शो किया। बट इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल क्या है, ओके। ये जो हमने लिखा यहाँ पे टाइटल फॉर टेक्स्ट एंड इमेजेस, वो किस तरीके से यूज होता है, ओके। तो आप देखते हैं वो कैसे यूज होगा। आप चाहते हैं, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, जब माउस लेकर के किसी टेक्स्ट के ऊपर रखा जाए ना, तो वहां पे एक छोटा सा मैसेज आपको शो करता है उस टेक्स्ट के रिलेटेड, उसे ही कहते हैं टाइटल, ओके। तो मैं अगर वेबसाइट में दिखाना चाहता हूं तो वेबसाइट को मैं एक अलग से टैग में लिख देता हूं, ओके। अलग से एक टैग में लिखता हूं, स्पैन पे लिख देता हूं, ओके। स्पैन पे क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यूअस वे में दिखाएगा, राइट।
कंटिन्यूअस वे में दिखाओगे। जब मैं ये सब चीजों को बता रहा हूं तो आपके दिमाग में तब वो चीजें आनी चाहिए कि हाँ सर ये क्यों लिख रहे हैं, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं। वो वही इंसान उस चीजों को फॉलो कर पाएगा जो कंटिन्यूअसली सारे सेशन देख रहा है। ओके ठीक है, ये स्पैन यूज हो गया। अब स्पैन के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इस वेबसाइट के लिए मैं एक टाइटल यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, टाइटल यूज कर रहा हूं। किसके अंदर, स्पैन के अंदर। क्योंकि स्पैन किसको होल्ड करके रख रहा है, वेबसाइट को होल्ड करके रख रहा है। वेबसाइट मतलब ये वर्ड वाला वेबसाइट, रियल वेबसाइट नहीं। यहां पे जो हमने लिखा गया है, ये जो वेबसाइट लिखा गया है, ये वेबसाइट एक ही लाइन में शो करेगा। ओके, अगर मैं इसे डिवीजन में लिखता तो अलग से शो करता, लाइन ब्रेक दे देता तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता। मुझे शो करना एक ही लाइन में, मगर इस वर्ड को, सिर्फ इस वर्ड को इस तरीके से लिखना है कि इसके ऊपर माउस जाएगा ना तो अलग से इंफॉर्मेशन आएगा, और इनके ऊपर माउस जाए तो कोई इंफॉर्मेशन ना आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वेबसाइट को इसके अंदर लिखा, स्पैन के अंदर, और यहां पे मैं एक टाइटल ऐड कर रहा हूं। क्या यूज कर रहा हूं, टाइटल ऐड कर रहा हूं। टाइटल में मैं यहां पे लिख दूंगा कि वेबसाइट मीन्स द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ओके, ये डेफिनेशन पे मत जाइए, अभी हम थोड़ा सा इसको बस एग्जांपल के लिए यूज कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। सिंपल, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा, देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, विजुअलाइजेशन में कोई फर्क नहीं। बट यहां पे मैं माउस लेकर के रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जूम करता हूं आपको पता चले। यहां माउस लेकर के रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहां माउस लेकर के रखा, कुछ नहीं दिखा। यहां भी कुछ नहीं, यहां भी कुछ नहीं। यहां जैसे ही मैं माउस रखा, क्या आया सर, वेबसाइट मीन्स द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। यहां भी मैं माउस लेकर के रखूं तो क्यों कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने कुछ यूज किया ही नहीं। ये जो है ये हमारे ये ब्राउजर का है, जो एज ब्राउजर यूज कर रहे हैं, ये उसका टूल है। ओके, उस पर मत जाइए। ओके, सो यहाँ पे मैं माउस रख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बट यहाँ पे जैसे ही मैं माउस लेकर के रख रहा हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, एक छोटा सा टाइटल मुझे शो कर रहा है कि सर ये जो है इस तरीके का है, या कुछ भी छोटा सा एक सिंपल मैसेज आप दे सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बताता है कि एक डेवलपर को क्या क्या पता है उस चीज के बारे में, और वो कितना फ्रेंडली बना रहा है, कितना अच्छा सा एक यूजर इंटरफेस बना सकता है एक ऐसे इंसान के लिए जिससे कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में पता ना हो। ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता है बट सामने वाले को वो पता नहीं है। वो तो ऐसे ही करेगा ना, ये क्या चीज है जानने के लिए अगर उसको यहाँ माउस रखता है तो उसे पता चल जाए कि हाँ ये इसके रिलेटेड का इंफॉर्मेशन आई है, मतलब ये इस रिलेटेड का चीज है, राइट। इसके जगह हाइपर लिंक वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमने यहाँ पे देखा, ये इसका क्या था, क्या था टाइटल जो था, टाइटल इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट में बताया, आप इसे इमेज में खुद कर सकते हैं। इमेज आप इंसर्ट कर लेंगे, ओके, और वहां पे टाइटल दे देंगे तो टाइटल आ जाएगा। स्पैन की जगह मैंने टेक्स्ट कहा था, स्पैन की जगह यूज हो, पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं, ओके, हेडिंग में यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं। जहां जहां आप ऐसे एक टैग ओपन कर रहे हैं वहां वहां आप टाइटल दे सकते हैं। ओके, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं काफी चीजों को सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें सिंपल चीजें हैं। ओके, आप कैच कर सकते हैं इसे, मुझे पता है। उसके बाद आता है हेडिंग्स। ये हेडिंग जो है इसे बहुत से लोग आपको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं। ओके, H1 से लेकर के H6 तक ये करो, छोटा बड़ा लिखो, बट इसका एक्चुअल में मतलब ये होता है कि हेडिंग काफी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्टिंग में इसे नहीं पढ़ाना चाहिए। जब पूरा का पूरा चीज समझ में आ जाए कि इंजन कैसे काम कर रहा है, वेब ब्राउजर में चीजें कैसे ट्रांसलेट हो रही हैं, किस तरीके से उनको डिकोड किया जा रहा है, किस तरीके से वो एनक्रिप्ट हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है, किस तरीके से कन्वर्ट होकर के यूजर तक जा रहा है, वो जानने के बाद हेडिंग को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आपका एक वेबसाइट का हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अगर किसी चीज को, एक यूजर मान लीजिए सर्च करता है किसी भी इंजन में, वो याहू हो, गूगल हो या बिंग में, किसी भी चीज में अगर वो सर्च कर रहा है तो उसने जो कंटेंट सर्च किया है उसके रिलेटेड हेडिंग अगर आपके वेब पेज में है तो फिर आपके वेब पेज का वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि इंजन को लगता है कि जो उसने पूछा है, ओके, जो यूजर ने या जो जिसको रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, उसने वहां पे जो इनपुट दिया है उसके रिलेटेड आपके पास हेडिंग है। और हेडिंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नीचे दी जाती है, राइट। तो जो इंफॉर्मेशन है उसी के रिलेटेड हेडिंग दिया जाता है। तो हेडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हेडिंग ही सबसे पहले ऐसी चीज होती है जो कनेक्ट होता है इंजन से, क्योंकि जिस रिलेटेड हेडिंग है 99% चांसेस है कि इंफॉर्मेशन भी उसी के रिलेटेड है। आप अगर कुकिंग लिखेंगे तो उसके नीचे प्रोग्रामिंग तो करेंगे नहीं। वहां पे अगर आप कोडिंग लिखें तो उसके अंदर तो आप ट्रैवलिंग के फोटो छोड़ेंगे। ओके, तो अलग अलग चीजें ऐसे होती हैं। जहां आप कोडिंग लिखें तो आप कोडिंग का कंटेंट होगा, जहां आप ट्रैवलिंग लिखें तो वहां पे आपके घूमने फिरने का जो फोटो वगैरह अपडेट होगा। तो इंजन को इस तरीके से पता चलता है। ओके, इंजन को इस तरीके से पता चलता है। तो देखते हैं हेडिंग क्या होता है। हेडिंग क्या होता है, HN में आता है, ये आ जाता है आपका हेडिंग क्या, HN में। ओके, HN मतलब क्या होता है, H फॉर हेडिंग, N फॉर नंबर। ओके, नंबर इसलिए क्योंकि 1 से 6 नंबर तक है और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। देखते हैं ये क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। इसे मैं डिलीट करता हूं और उसके बाद हम लोग हेडिंग पे जाते हैं।
तो हेडिंग क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख दिया हम क्या पढ़ रहे हैं HTML, तो ये हो गया HTML, ओके ये तो ओके HTML। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड एक लाइन लिखता हूं कि दिस इज अ प्रेजेंटेशन लैंग्वेज, ओके। उसके बाद लिख देते हैं HTML के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ओके। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स में लिख देते हैं कि दिस इज डेमो 1, ओके। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, पूरा प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ, ओके। और एट्रीब्यूट के बाद एलिमेंट्स लिखते हैं, ये सब टैग्स हैं, ओके, या सब हेडिंग से मान लीजिए। एलिमेंट्स लिखा, यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे लाइंस लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ओके। अब मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से शो हो, ओके। ये जो है रियल व्यू में ऐसा दिखता है, देखिए 100% में ऐसा दिखेगा, ओके। मैं इसे थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए बड़ा कर रहा हूं, ओके। तो मैं चाहता हूं कि ये सारे के सारे एक जैसे ना दिखे, जो एक्चुअल में हेडिंग है हेडिंग जैसा दिखे, जो नॉर्मल टेक्स्ट है नॉर्मल टेक्स्ट जैसा दिखे, ओके। तो HTML जो है काफी मेन हेडिंग है, तो हम इसे क्या करेंगे H1 के अंदर रखेंगे। H1 से लेकर के H6 तक रहता है, और H1 सबसे बड़ा रहता है, H6 सबसे छोटा रहता है, उसके बीच में छोटा बड़ा होकर के आता है। जैसे H1 सबसे बड़ा हुआ तो H2 उससे थोड़ा छोटा हेडिंग है, H3 उससे थोड़ा छोटा है, और ऐसे कर करके H6 तक आता है। तो H1 जब आप हेडिंग रखते हैं तो देखिए H1 क्या हो गया, इस तरीके के बड़े हेडिंग में आ गया। इसका पूरा का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक एक नया लाइन में आएगा, राइट। इसके साथ कोई लाइन जुड़ा नहीं होगा, देखिए, ओके। मैं 100% में दिखा रहा हूं, फिर भी ये अलग से है, और उसके बाद ये सारी चीजें अलग से हैं। उसके बाद इसके नीचे सब हेडिंग हमने किसे दिया था, हमने एट्रीब्यूट्स को जो है सब हेडिंग दिया था, तो मैं इसे कट करके H2 में रख रहा हूं, राइट। H2 में मैं इसे रख दिया। अब देखते हैं H2 में रखने के बाद क्या हो रहा है, ये देखिए, ये बड़ा सा हेडिंग है, और उसके बाद ये छोटा सा हेडिंग है, उससे छोटा है, ओके। इससे भी छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, बट ये इसके कंपैरिजन में एट्रीब्यूट छोटा है। और उसके बाद एलिमेंट्स का होगा, राइट। एलिमेंट अगर और भी छोटा है मान लीजिए, तो क्या हो करना है आपको, ये कर दिया मैं इसे कट, और यहाँ पे मैं H3 लगा देता हूं, या सिक्वेंशियल ना जाकर के मैं H5 यूज कर रहा हूं, ओके। H5 यूज कर रहा हूं, आपको समझ में आए इसलिए। ये देखिए, ये हो गया H5, ये और भी छोटा सा हेडिंग आ गया। बट डिफरेंस अगर आपको देखना है तो देखिए, ये छोटा होने के बावजूद भी ये बोल्ड में है, राइट। बोल्ड में मतलब थिकनेस वाला है, गाढ़ा है, और ये नॉर्मल है, ओके। इतना समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल टेक्स्ट होता है, और ये हेडिंग है। हालांकि H5 है, तो नॉर्मल टेक्स्ट के रिलेटेड ही उसका फॉन्ट साइज होता है, बट उसका जो है प्रॉपर्टी अलग ही रहता है, ओके। तो इस तरीके से आप हेडिंग को यूज कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। हेडिंग को अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो इन सब हेडिंग को आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर, हम लोग स्टाइल यूज करते हैं, राइट। तो मैंने स्टाइल यूज किया, ओके। स्टाइल यूज करके मैं यहाँ H1 के लिए अलग से एक बनाना चाहता हूँ, जैसे कि H1 के लिए मैंने दिया, H1 के लिए मैं कलर दे देता हूँ, सपोज कॉलम्स नहीं कलर, ओके। ये हो गया कलर, मैं इसे दे देता हूँ रेड कलर। मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर आ जाए, ओके। तो मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर सपोज 5 पिक्सल का, ओके। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए कुछ, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ रेड, है ना, तो येलो दे देते हैं, ओके। और उसके साथ ही साथ शेडो वगैरह आ जाए, या पैडिंग दे देते हैं, ओके। ये बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है, आप पैडिंग वगैरह ये सब चीजों को खुद भी कर सकते हैं, बस इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ओके। ये देखिए, ये इस तरीके का आ गया, हालांकि काफी वाहियात लग रहा है, बट है, समझने के लिए है। और इसे आप बॉर्डर वगैरह, यहाँ पे बॉर्डर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, राइट। बॉर्डर और बॉर्डर कलर ब्लैक देंगे, फिर शेडो वगैरह ऐड करेंगे, तो वो पूरी तरीके से फॉर्मेटेड आएगा। इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूं, ओके। और ये मैं कॉपी कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे H2 के लिए डिफाइन करता हूं, और H2 में इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और ये जो रेड कलर है, रेड की जगह मैं H2 के लिए सपोज पिंक ले रहा हूं, ओके। और ये बाकी सारी चीजें ठीक ठाक ही हैं। येलो की जगह हम सपोज कुछ ब्लू ले लेते हैं, ओके। अब ब्लू ले लेते हैं, और देखते हैं कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये H2 वाला जगह जो ये हो गया। सिमिलरली आप H5 के लिए भी ले सकते हैं, ओके। ठीक है, ये हो जाएगा, इतना आसान होता है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। तो आप इस तरीके से जो है हेडिंग वगैरह यूज कर सकते हैं, ओके। इसकी जरूरत आपको है नहीं, H1 से लेकर के H6 तक ये यूज होता है। उसके बाद आ जाता है पैराग्राफ और ब्लॉक कोट, इसका भी हमको बहुत ज्यादा यूज करना है। देखते हैं ये चीज क्या है, ओके। ठीक है, सो पैराग्राफ और हेडिंग, ये सब चीजें आप समझ गए, तो मैं इसे कर देता हूं डिलीट, यहां से रिमूव करते हैं। एक एक टॉपिक वाइज अगर हम समझेंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीजों को एक साथ समझाने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक चीज को पढ़ाने के बाद उसे इरेज करके ही दूसरा चीज स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो, ओके। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ के क्या करना है सर, एक पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो इतना लंबा पैराग्राफ लिखते लिखते
टाइम लग जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं रैबिट एंड टॉय स्टोरी। ओके, यहाँ पे हम जा करके ये मैं कर दिया इसे कॉपी, ये हमारा स्टोरी ये हो गया क्लोज। और यहाँ पे मैं लिख दिया ये पैराग्राफ, उसके बाद एक और पैराग्राफ, उसके बाद एक और पैराग्राफ। सेम चीज है बट पैराग्राफ हिसाब से मैं लिख रहा हूँ। ओके, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हूँ, अभी पैराग्राफ यूज भी नहीं किया हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं, ये हो गया उसका आउटपुट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। ओके, अब इसे हम पैराग्राफ में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं सर पैराग्राफ में चेंज? इसी लाइन को मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को मैं लिख दूंगा पैराग्राफ में। पैराग्राफ कैसे होता है? पी से करते हैं। ओके, पी जो टैग है ये पैराग्राफ का होता है। इसके अंदर अगर हम लिखेंगे तो क्या चेंजेस आएगी देखते हैं। पहले लाइन को, पहला जो था पैराग्राफ, उसे मैंने एक पैराग्राफ में लिखा, तो देखिए इसके बाद यहां से जो है ये खत्म हो गया और उसके बाद जो है ये पूरा का पूरा एरिया नया लाइन में स्टार्ट हुआ। ओके, ये पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ को भी हम सेम वैसे करने की कोशिश करते हैं, तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। राइट, मैं इन सब चीजों को हटाता हूं यहां से और मैं क्या यूज किया, पैराग्राफ यूज किया। इसके अंदर मैंने लिखा, उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ यूज करेंगे और उसके अंदर फिर से लिखेंगे, उसके बाद फिर एक पैराग्राफ यूज करेंगे और उसके अंदर फिर से लिखेंगे। अब मैं सेव करते हैं तो देखते हैं अलग अलग पैराग्राफ आ गए, सारे के सारे अलग अलग पैराग्राफ में शो कर रहे हैं। राइट, अब ये पैराग्राफ तो इस तरीके से हो गया। आप चाहे तो पैराग्राफ का भी कंटेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, वो भी स्टाइल में जाकर के। ओके, वो करके दिखाता हूं। उसके बाद हम ब्लॉक कोड पे जाएंगे। तो मैं फिर से स्टाइल यूज कर रहा हूं और स्टाइल के अंदर मैंने क्या यूज किया, पैराग्राफ टैग है तो मैं पैराग्राफ के लिए यूज किया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड जो उसका कलर है, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे सपोज हल्का सा ग्रे या एक्वामरीन देते हैं, एक्वामरीन देंगे। और इसका जो फंट कलर होगा वो कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, फंट कलर जो है इसे हम सपोज एक्वामरीन में मैं दे देता हूं ब्राउन। ओके, और ये कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक्वामरीन का जो है बैकग्राउंड आ गया और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपका ब्राउन कलर का टेक्स्ट आ गया। ओके, ये मैं इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि पैराग्राफ कहां खत्म हो रहा है। एक पैराग्राफ देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद फिर से व्हाइट है। राइट, उसके बाद फिर से एक पैराग्राफ स्टार्ट हुआ जो कि एक्वामरीन का कलर है, उसके बाद फिर से एक और कलर है, उसके बाद फिर एक कलर है, बट बीच में व्हाइट व्हाइट है। इसका मतलब यह है कि वो एरिया जो है वो पैराग्राफ के अंदर नहीं आता, वो नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल बैकग्राउंड है, बॉडी का एरिया है। उसके बाद जो सिर्फ पैराग्राफ का एरिया है वो एरिया जो है किस में आ रहा है सर, वो एरिया आ रहा है आपके पैराग्राफ में जो आ रहा है वो एरिया इस कलर में आ रहा है। अगर आप बॉडी का डिफरेंस देखना चाहते हो तो बॉडी को एक कलर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी के लिए ही अगर बना दूं एक कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे कि सपोज मैंने दे दिया रेड। ओके, अब देखिए बॉडी का कलर रेड आ गया, तो ये जो व्हाइट कलर था बीच में वो रेड में तब्दील हो गया। हालांकि काफी ज्यादा बुरा लग रहा है तो इसको हटाना चाहिए। ओके, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमको समझना है कि हम इसे क्या पैडिंग नहीं दे सकते पैराग्राफ को, क्या हम इसे मार्जिन नहीं दे सकते, सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट मैं इसे समझाने के लिए कि ब्लॉक कोड क्या होता है वो दिखाने के लिए आपको ये चेंज नहीं कर रहा हूं। ब्लॉक कोड समझाने के बाद पैराग्राफ को चेंज करेंगे। ओके, तो यहां पे पैराग्राफ के साथ ब्लॉक कोड भी है। ब्लॉक कोड क्यों यूज करते हैं, क्या इसका इंप्लीमेंटेशन है और राइटर्स के लिए ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, तो ब्लॉक कोड यूज करते हैं। ब्लॉक कोड यूज करने का जो टैग होता है वो क्या होता है सर, ब्लॉक कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, ब्लॉक कोड को हम लिखते हैं BLOC के ब्लॉक कोड। ये इस तरीके से ही रहता है, ब्लॉक कोड ओपन क्लोज। ओके, ये हो गया। अब आपका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, ब्लॉक कोड ऑटोमेटिकली अपने लिए मार्जिन ले लेता है लेफ्ट और राइट से। राइट, अपने लिए ऑटोमेटिकली मार्जिन ले लेता है लेफ्ट और राइट से। यहां देखिए, यहां से लेफ्ट और राइट साइड से भी मार्जिन ऑटोमेटिक आ गया। हालांकि इसे आप खुद भी चेंज कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। ओके, इसके बाद अगर मैं पैराग्राफ देता हूं, इसके बाद अगर मैं पैराग्राफ देता हूं, सपोज इसके बाद मैं 2 पैराग्राफ और देता हूं। ओके, ये जो 2 पैराग्राफ हैं इसे मैं कॉपी करके ब्लॉक कोड के बाद भी देता हूं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा जब वो बीच में रहेगा। राइट, ये आ गया ब्लॉक कोड एरिया। ओके, ब्लॉक कोड एरिया का जो फॉन्ट है उसे हम चेंज कर देते हैं। तो ये मैं कर दिया इसे कॉपी और इसके बाद कर दिया मैं पेस्ट। और ये P को मुझे सिर्फ क्या लिखना होगा सर, ब्लॉक कोड। राइट, ब्लॉक कोड के हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इसका एक्वामरीन की जगह मैं इसे कर देता हूं ब्लू। ओके, और इसका जो ब्राउन है, ये ब्राउन कलर को मैं इसे चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूं व्हाइट। ओके, अब देखते हैं ये कैसा आ रहा है। ये देखिए, ये जो ब्लू एरिया है ये हो गया ब्लॉक कोड का एरिया। इसे हम किस तरीके से शो करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे देखते हैं। ओके, यहां पे मैं इसे विड्थ, ओके WIDTH विड्थ इसे मैं दे दिया सपोज 300 पिक्सल। ओके, अब देखिए ये 300 पिक्सल में फिट हो गया।
ये आपको कम लग रहा है तो आप 500 दे दीजिए। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे काम करेगा। ओके, ये हो गया 500 पिक्सल में आपका ब्लॉक कोड। उसके बाद आप इस ब्लॉक कोड में और भी जो है चीजों को ऐड कीजिए। ओके, और भी चीजों को ऐड कीजिए तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये एक हो गया, इसके बाद एक और लाइन, उसके बाद एक और लाइन। ओके, 3 पैराग्राफ के जो कंटेंट थे मैं एक ही जगह में रख दिया। ओके, ये हो गया आपका ब्लॉक कोड। अब आप चाहते हैं कि इसका फंट साइज बदल जाए, चेंज हो जाए, आप यहां किसे कंट्रोल करेंगे, यहां पे कंट्रोल करेंगे। आप क्या करेंगे, फंट साइज। ओके, फंट साइज यहां पे जाकर के आप क्या कर देंगे, लार्ज रख देंगे तो काफी बड़ा आ जाएगा। मैं यहां पे पिक्सल में आपको शो करने की कोशिश करता हूं, 20 पिक्सल में रख दिया। ओके, 20 पिक्सल रखा। यहां देखिए ये 20 पिक्सल से बढ़ के आ गया। बाकी सारी चीजें देखिए नॉर्मल कितने आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं। ओके, नॉर्मल ये 100% व्यू है। अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो आपको क्लियरली नजर आएगा। ओके, इस तरीके से ये आ रहा है। ये हो गया नॉर्मल व्यू। ओके, अब देखिए मैं इसे चेंज कर रहा हूं। यहां पे इसका जो फंट का स्टाइल है उसे मैं चेंज कर रहा हूं। फंट, ओके, फंट स्टाइल इसे मैं कर देता हूं इटैलिक। ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर के आएगा। ओके, ये थोड़ा सा शिफ्ट होकर के आएगा। ये देखिए इस तरीके से आ गया। इसे बहुत से लोग कैसे शो करते हैं, हालांकि ये बैकग्राउंड कलर मजा नहीं आ रहा है, इसे हम ग्रे या कुछ देंगे ना तो शायद ज्यादा अच्छा लगे। ये काफी ज्यादा यूज होगा आपके ब्लॉग आप जब बनाएंगे। ओके, सो इसे हम दे देते हैं ग्रे कलर। ये इस तरीके से आप कोटेशन वगैरह देना चाहते हैं। ओके, अलाइनमेंट वगैरह आप चाहें तो दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट हम जस्टिफाई दे देते हैं। राइट, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है पहले भी। अब देखिए ये कितना एक लग रहा है खूबसूरत सा। और बट एक चीज यहाँ मजा नहीं आ रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और एंड हो जा रहा है इस तरीके से। आप इसे पैडिंग दे दीजिए। ओके, पैडिंग देंगे तो और खूबसूरत लगेगा। ये बस क्रिएटिविटी, आप जब बनाते जाओगे ना तो आपको पता चलते जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बस प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना ज्यादा खेलेंगे इनके साथ उतना ज्यादा आपको पता चलते जाएगा। ये देखिए ये आ गया। इसमें आप बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं। राइट, बॉर्डर डाल देंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, बॉर्डर आप दे दिए सपोज 20 पिक्सल का। ओके, और यहाँ पे बॉर्डर का कलर दे दीजिए। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ा सा कर्व होकर के आएगा 20 पिक्सल। 20 पिक्सल शायद ज्यादा हो जाएगा फिर भी। और बॉर्डर कलर, मैं बॉर्डर कलर यहाँ पे दे देता हूँ सपोज रेड। ओके, थोड़ा सा डायनामिक लगे। ये देखिए रेड कलर ठीक से पता नहीं चला है, काफी कम है शायद बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर ओके 20, इसे हम कर देते हैं 50। ओके, एनीवे कुछ हो रहा है बट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये रेडियस हो गया। इस तरीके से आपने इसे चेंज किया। ओके, कर्व किया, इस तरीके से आप शो करेंगे। जो जो आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। ये हो गया आपका कोट ब्लॉक। ओके, या ब्लॉक कोट। ये जो होता है इस तरीके से आप चेंज करेंगे। आप पैराग्राफ को भी ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। सेम आपका जो CSS का प्रॉपर्टीज है आपको वहां पे लिख देना है। ये जो ब्लॉक कोड के मैंने लिखा है, ये अगर मैं पूरा का पूरा यूज करता हूं पैराग्राफ पे, तो पैराग्राफ में भी सेम चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैं ये कॉपी किया और यहां पे जाकर के मैं इसे पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए आपका ये जो चीजें हैं कोई फर्क नहीं है, सबके सब एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं है। ओके, और क्या बचा, ठीक है, आज के लिए इतना काफी। इन सब चीजों को आप यूज करना, प्रैक्टिस करना, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। बैकस्पेस कैसे यूज करना है, लाइन ब्रेक कैसे है, ओके, प्री फॉर्मेट टेक्स्ट कैसे यूज करना है, कोड कैसे पता चलेगा कंप्यूटर सिस्टम को, ओके, वेरिएबल को यूज कैसे करना है, टाइटल्स वगैरह कैसे यूज करना है, हेडिंग्स हमने देखा। ओके, साथ ही साथ पैराग्राफ और ब्लॉक कोड पे काम किया। आपका चैलेंज ये है कि मैंने यहां पे आपको सिखा NBSP, नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ओके, इससे क्या हो रहा है, एक स्पेस आपको मिल रहा है। बट अगर आपको बहुत सारे स्पेस चाहिए, जैसे कि टैब यूज करते हैं तो 8 स्पेस या 4 स्पेस आपको एक साथ आता है, तो 4 स्पेस या 8 स्पेस यूज करने के लिए हम इसके जगह क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 बार यूज करेंगे तो 4 स्पेस मिलेंगे। लेकिन ऐसा भी एक प्रॉपर्टी होगा या ऐसा भी एक इसके जगह हम कुछ और लिख सकते हैं जिससे कि 4 स्पेस एक साथ आए। वो क्या है वो आप कमेंट कीजिए। ओके, वो आपका छोटा सा एक चैलेंज है। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें बॉडी सेक्शन के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स और एंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना वेब डेवलपमेंट का वेब पेज क्रिएट करना। इससे पहले मैंने छोटे छोटे वेब पेज बना के दिखाए, जैसे कि अमेजोन का फूटर हो गया, ये छोटी छोटी चीजें बस बना के देखें। बट एक्चुअल में जब हमारा नॉलेज सारी चीजों को लेकर के बन जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद हम जो वेब पेज बनाएंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, SEO फ्रेंडली भी होगा, और बहुत सारी चीजों को हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ओके, तो कुछ सीखने को मिला तो शेयर कीजिए। ओके, और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।